that can be in the form of represented in the form of periodic function यानी कि साइन cos is known as SHM पहले कंडीशन तो बता दी मैंने आपको कि हम किसको बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है भाई, देख लो, आप देख लीजिए भाई, अगर आपको किसी को लगता है तो बता दीजिए मेरे को, किसी को इसमें कुछ गड़बड़ लगता है तो बता दो मेरे को। सही है, ठीक है, ठीक है ना, बात थी बिल्कुल सही बात है, जो पिछले क्लास में बोला था वही बात मैंने आप दोबारा बोली है। और दूसरा बात मैंने बोला था, एनी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों केस को हम मानते हैं दैट इज कॉल्ड SHM। ये कंडीशन मैंने बताया था आपको। तो यानी कि अगर मैंने बात बताया था आपके पास, तो इसका मतलब ये था, इस लाइन का मतलब ये था कि एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये मैंने मतलब कहा था, इनडायरेक्टली मैंने ये बात कही थी आपको, ये देखो। तो अब इन दो बातों में से कोई बात में किसी डाउट तो नहीं होगा, बिकॉज आप में से किसी को डाउट है ही नहीं इसके बारे में, तो इसलिए मैं क्या कहूँ कि यानी कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो इसको मैंने बोला दैट इज कॉल्ड, क्या बोला, SHM। SHM की बड़ी सिंपलीफाइड फॉर्म में मैंने आपकी एक्सप्रेशन समझा दिया कि SHM एग्जैक्टली होता है। अब आपने SHM अगर देख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो मेरे को एक बात, सिंपल सी बात आपको समझानी है, वो ये कि हमारे पास एक कंडीशन में आपको सामने और बताना चाहूंगा कि ऑसिलेटरी मोशन, या हम ये कह सकते हैं, यही कहना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन इज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्सेस इन द बॉडी। अगर किसी बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्सेस ना हो, तो उस केस में आप देखोगे आपकी बॉडी जो है ना ऑसिलेटरी मोशन नहीं कॉज करेगी। तो इस शीट को याद रखना है, इस शीट से ब्रीफ में आप बता रहा हूँ आपको बातें, जिसके थ्रू आप यूटिलाइज करना चाहो तो कर सकते हो कि ऑसिलेटरी मोशन इज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्सेस इन द बॉडी। एक बॉडी में जो भी ऑसिलेटरी मोशंस है ना, उसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे थियोरेटिकली ये चीज कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ऑसिलेटरी मोशन का कॉज समझ चुके हैं हम। पॉइंट ये है कि हम जान चुके हैं कि पीरियोडिक मोशन सिस्टम की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। हम जान चुके हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब इन तीनों को जो है एडअप करने का वक्त आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो एडअप करने जाऊंगा, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है कि हमने आपको अभी कुछ दिनों पहले प्रूव किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या एक्स, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, इट्स जस्ट अप टू यू। आपको जो भी इसमें से यूटिलाइज करना हो कर सकते हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, वेयर ओमेगा की वैल्यू जो है 2 पाई/t है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर t स्क्वायर वाई। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ के पास कि t² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर y/a। तो क्या मैं लिखता हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट y/a। यानी कि मैं लिखता हूँ इसको 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने पेश किया, देख सकते हो,
और सेम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप चाहो तो 1/2 √π एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे बिल्ड किया है और कैसे इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि इस फॉर्मूले में कोई भी कहीं पे भी डाउट है कि नहीं? अगर है तो बोल दो, और नहीं है तो बोल दो नहीं है। अब रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमें चॉक आउट करना है। तो उसका आसान सा एक्सपेरिमेंट ये है कि आप क्या करो, एक छोटी सी टेबल ले लो। जस्ट टेक अ टेबल, उस टेबल के ऊपर एक छोटा सा मास लगा दो और यहाँ पे उसको स्प्रिंग से अटैच कर दो। जस्ट अटैच विद स्प्रिंग, और इस पोजीशन को मार्क कर दो। अब आप जानते हो कि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर इस टेबल में, अगर इस टेबल एक्सपेरिमेंट को मैं रिपीट करूं, सर क्या किया आपने? एक टेबल पे एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया और मैंने कहा कि इसकी अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, जो कि हमने यहाँ मार्क भी किया है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यानी कि अगर आप इसको इतना स्ट्रेच करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस केस में आप इसको स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा कर देते हो, टू अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज करो x, और इस वाले केस में आप उसको क्या करते हो, थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हो, टू अ डिस्टेंस ऑफ x। अब इन दोनों केस में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इन दोनों केस में देखो, ये हिस्सा इक्विलिब्रियम का है, ये वाला हिस्सा जो है इक्विलिब्रियम का तो नहीं है। इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी बैक साइड में, बैक साइड में होगी रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। और इस वाले में इस साइड में होगा एक और फोर्स जिसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स तुम जानते हो, समझ गए हो बात को और मान गए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लॉ को लेके चलें, इफ इज गो विद द लॉ, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू किसके, -x। क्योंकि आपकी देख रहे हो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखो तो रिस्टोरिंग फोर्स इज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x है तो वी कैन से कि फोर्स इज इक्वल टू -kx। यानी कि वी कैन से फोर्स अपॉन x इज इक्वल टू k। और आप देख लीजिए, यही फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। दिस फॉर्मूला इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। और आपको हैरानी होगी जान के कि पिछले बार मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मुझसे किसी बच्चे ने पूछा भी था कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो मैंने वहां पे भी बोला था के। आज मैंने सामने के का रिजल्ट ला के दिखा दिया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट डिटरमाइन क्या करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट डिटरमाइन करता है कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स से कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आता है। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर आएगा, यानी कि लॉजिकली देखा जाए, तो अगर मैं इस केस को ऐसे लेके जाऊं कि अगर एक्स की वैल्यू को हम बढ़ाएं तो के की वैल्यू रिटार्ड होगी, और अगर एक्स की वैल्यू को कम करें तो के की वैल्यू राइज करेगी। तो आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह की जगह पे उसका यूज करने वाले हो। जनरली स्प्रिंग्स का यूज हम करते हैं शॉकर्स में। व्हीकल्स के अंदर जो शॉकर्स होते हैं उसमें यूज होने वाला जो डिवाइस है वो स्प्रिंग होता है, और वो डिवाइस का जो स्प्रिंग है उसी को हम बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन की जो स्पीड है, दैट इज डिटरमाइंड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। अब उस दिन जो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको कहा था के,
तो मैंने के की जगह कुछ और ही बोला था, अगर आपको याद हो तो। मैंने के की जगह कुछ और बोला था उस दिन। तो अगर मैंने आज आपके सामने बोल दिया कि के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, तो आप में से कोई ये बोलेगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स? आप में से कोई ये भी बोल सकता है कि मास इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स? अब अगर आपको याद आ रहा हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट एग्जैक्टली ये होता है जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, एफ का मतलब फोर्स है, ओमेगा का मतलब जानते ही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एंगुलर स्पीड है, और एफ का मतलब जानते ही है, मैं एम का मतलब जानता हूँ मास। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है। अब आप बताइए इनमें से क्या चीज आपको समझ नहीं आई, और अगर समझ आ गई है तो यस। सर अगर हमने ओमेगा को यहाँ पे 2 पाई बाई टी लिया तो हम इसको आर ओमेगा में भी 2 पाई बाई टी में लेंगे। वो तो लिया, मैं सब में से एक ही चीज तो ली है। नहीं, आर ओमेगा में टू पाई बाई टी को आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू टेक आर की जगह टू ओमेगा टू पाई बाई टी लिखना चाहते हो, वैसा वर्षा करना चाहते हो, कर सकते हो। वो लिया क्यों है उसके पीछे रीजन तो है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ आपके सामने, जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा मैं। अब देखो सवाल यहाँ पे है कि असल में एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता था पहले, अब आए कि नहीं आए। वो क्वेश्चन होता है कि प्लॉट y comma v comma a with respect to t। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए कि सपोज करो कि हम लेते हैं t। t होता है 0, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 और पाई। ये कुछ वैल्यूज हैं, बल्कि एंगल फॉर्म भी छोड़ो। Why should we go in angle? We just go in time form. तो टाइम होता है 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी अगर आप t की जगह पर 0 पुट करोगे। इफ यू पुट t की जगह पर 0, तो ये आएगा r साइन 0। यहां पुट करोगे तो क्या आएगा r साइन 2 पाई t इंटू t/4। यहाँ पुट करोगे तो यहाँ आएगा r साइन 2 पाई बाय t इंटू t/2। यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा r साइन 2 पाई बाय t इंटू 3 पाई बाय 4। और यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 2 साइन, तो r साइन 2 पाई बाय t इंटू t। क्यों मानते हो? 4 टर्म पुट करेंगे जब हम। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 0। यहाँ पे t से t काट दो, 2 से 2 काट दो, पाई/2 कितना होता है? साइन पाई/2 1 होता है, यानी कि आंसर आएगा r। यहाँ t से t काट दो, 2 से 2 काट दो, साइन पाई होता है 0। यहाँ पे करोगे सॉल्व तो ये आएगा -r, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0। तो ये बताओ आपको y की वैल्यू समझ आ गई कैसे बनाया मैंने? आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया तो बता दो नहीं जगह पे, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद तो ये बता ही नहीं सकते हम। बोलो बोलो बोलो, अगर नहीं समझ आया तो बताओ। इसमें किसी को पूछना तो बताओ इसमें क्या क्या करना है। बोलो बोलो। किसी को पूछना ही नहीं कुछ। अब देखो ये रहा। तो
तो आपके सामने ये बात आ गई। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो 0R 0 - R, इसको प्लॉट करते हैं। 0, ये लिया R और ये लिया मैंने -R। तो आपके सामने एक आएगा दैट इज कॉल्ड T/4, एक आएगा T/2, एक आएगा 3T/4 और एक आएगा T। तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा और पांचवा पॉइंट ये रहा। और अगर मैं इसके ऊपर कर्व बनाऊं तो वो कर्व कुछ ऐसा मूव करेगा। तो दिस इज फॉर क्या? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब हम अगला केस पे जाते हैं और अगले केस के अंदर अगर हम लेके चलें दैट इज कॉल्ड वी। तो वी के केस में भी आप देखोगे सेम चीज। अगर हम वी के केस में जाएं तो वी हैव टू रिप्लेस हेयर विथ कॉस, और रिप्लेस कितना पड़ेगा? कॉस से। रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम। लेट्स चेक दिस कि अगर हम यहाँ पे लिखें वी तो ये आएगा दैट इज कॉल्ड R ओमेगा cos 0, ये आएगा R ओमेगा cos π/2, ये आएगा R ओमेगा cos पाई, ये आएगा R ओमेगा cos 3π/2 और ये आएगा R ओमेगा cos 2π। तो आपको अगर इसकी वैल्यू याद हो, cos 0 होता है 1 यानी आएगा R ओमेगा, cos π/2 होता है 0 यानी आएगा 0, cos पाई जो होता है -1 होता है, cos 3/0 होता है, cos 2π जो है 1 होता है। तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें यहाँ पे 0, T/4, T/2, 3T/4। अब यहाँ पे वैल्यू ले ली हमने R ओमेगा और यहाँ पे ले लिया -R ओमेगा स्क्वायर। तो ग्राफ को जो कैसे बनेगा, ये ग्राफ पहला पॉइंट ये रहा, T/4 पे 0, इस पे ऊपर 0, और जब आप कर्व बनाओगे, वाह ये देखो कितना अच्छा कर्व बना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेपर आपका रिटर्न आ रहा है तो इस साल भी ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो ये देख लो, हमने बना दिया आपके साथ स्पीड का ग्राफ। अब आ गया तीसरा केस। तीसरा केस क्या होता है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इसको मिटा देंगे अगर हम, तो हमारे सामने अब आएगा एक्सेलेरेशन की थ्योरी। अब एक्सेलेरेशन में अगर हम देखें तो एक्सेलेरेशन के अंदर फिर हम लिखेंगे -R ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा sin 0, ये हो जाएगा -R ओमेगा स्क्वायर sin π/2, ये हो जाएगा -R ओमेगा स्क्वायर sin 0, ये हो जाएगा -R ओमेगा स्क्वायर, यानी ये होगा पाई, ये होगा 3π/2 एंड दिस इज -R ओमेगा स्क्वायर और ये आएगा sin 2π। अब हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इस केस में जो ये आएगा 0, ये आएगा -R ओमेगा स्क्वायर, सेम मैच करेगा ना पहले वाले से। ये आएगा 0, ये आएगा R ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 0। यानी कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें आपके पास R ओमेगा स्क्वायर और यहाँ लिखे -R ओमेगा स्क्वायर, तो एक पॉइंट ये रहा है, एक पॉइंट ये। अब यहाँ पे हम फिर से मार्क कर लेते हैं, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4, ये T।
तो यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे और चौथा पॉइंट यहाँ पे। तो यानी कि इस कर्व को जब ड्रॉ करोगे तो यू विल सी दैट दिस इज आउटपुट। तो यानी ये 3 ग्राफ है जो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। और आप मुझे इस ग्राफ को बिना देखे बना के दिखा दीजिए, क्योंकि इस ग्राफ को मैं देखने का मौका तो ज्यादा दूंगा नहीं। तो इस ग्राफ को जो है ना विद रीजनिंग मुझे बना के भेज दीजिए, तब मैं कहूंगा। और आपको वी का समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया वी का, मैं समझे। वी के अंदर मैंने कॉस की वैल्यू यूज की है, मैंने कॉस की वैल्यू यूज किया है, और कॉस की वैल्यू चलती उल्टा है सब में। क्योंकि साइन की वैल्यू जीरो जब जीरो होती है तो कॉस की वैल्यू 0 1 होती है, ये बस याद रखना हमेशा। हमेशा ये वैल्यू उल्टी चलती है। और आपके लिए, क्योंकि आप एक होनहार बच्चे हो, तो आपके लिए मैं स्पेशली काम करने वाला हूँ कि आपके लिए वैल्यू लिख देता हूँ। ये देखो, साइन 0, साइन पाई बाय 2, साइन पाई, साइन 3 पाई बाय 2 एंड साइन 2 पाई। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 0, ये होता है -1, ये होता है 0। और कॉस के अंदर देखो क्या होता है, cos 0, cos पाई बाय 2, cos पाई, cos 3 पाई, cos 2 पाई। ये होता है 1, ये 0, ये होता है -1, ये होता है 0, ये होता है 1। तो इस टेबल को याद कर लेना आप। अगर आप इस टेबल को याद कर लोगे ना, तो समझ जाओ ऑलमोस्ट लगभग आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे फिर पॉज करता हूँ।